हेलो साथियों, स्वागत है मेरे सुपर स्टडी पे। आज भारत के गवर्नर जनरल व वायसराय के दूसरे पार्ट में हैं हम। पिछले पार्ट में इससे आगे वाले जो वायसराय हैं या गवर्नर जनरल हैं मैंने पढ़ा दिया है। गवर्नर जनरल है जो भी पढ़ा दिया है। तो ये आज देखिए, ये जो भी वायसराय है ना उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट ही यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे कि आज हम लोग डलहौजी की लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता होगा आप जरूर महसूस करेंगे। पहले आप देखिए कि अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठे होंगे तो जरूर देखे होंगे इस तरह क्वेश्चन। जैसे कि लॉर्ड डलहौजी जो कि 1848 से 56 के बीच में का रहा। कब रहा? 48 से 56 याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी। इसके मुख्य पॉइंट सब देखेंगे कि इसके समय में द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ। याद रखेंगे कि जो लॉर्ड डलहौजी थे उनके समय में द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ 1850 में हुआ। और सन 1852 में जो है लोसर वर्मा और पिंगू को अंग्रेजों के राज्य में मिला दिया गया था। ये याद हो जाएगा कि जो है इसको आप याद रखिए, द्वितीय आंग्ल वर्मा हुआ कब हुआ? तो डलहौजी के समय में हुआ। ठीक, मैं इंपॉर्टेंट बताती जाऊंगी। फिर देखते हैं कि डलहौजी ने सिक्किम पर दो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 में उस पर अधिकार कर लिया था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो है डलहौजी ने सिक्किम पे दो डॉक्टरों के मतलब दुर्व्यवहार पर आरोप लगाकर जो है सिक्किम पर अधिकार किया था 1850 में। आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे कि 1852 में ने एक ईमान कमीशन की स्थापना की जिसका उद्देश्य क्या था? भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उनसे छीनना था। तो याद रख लेंगे कि डलहौजी के समय में जो है वो ईमान कमीशन आया है जिसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उनसे छीनना था। आगे बढ़ते हैं, डलहौजी की और भी विशेषता देखते हैं कि डलहौजी ने जो है 1853 में कर्नाटका के नवाब की पेंशन बंद करवा दी थी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कर्नाटका के नवाब की पेंशन जो है 1853 में डलहौजी ने बंद करवा दिया था। आगे बढ़ते हैं कि सन 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय नवाब जो था अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो है डलहौजी के समय में ही 1856 में अवध पर कुशासन पूछा जाता है कि अवध को कैसे हड़पा गया? तो कुशासन के आधार पर, इसको याद रखेंगे। तो कुशासन का आरोप लगा के क्या किए थे कि उसको अंग्रेजों ने अंग्रेजी अपने राज्य में मिला लिए थे। उस समय जो अवध का नवाब था वो वाजिद अली शाह था। इसको याद रखेंगे, वाजिद अली शाह था। ये वही इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सन 1856 में तोपे, ये जो पूरा पीडीएफ है मॉडर्न हिस्ट्री का है, आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट को किया गया है कि जो एग्जाम में डायरेक्ट आ सके। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि 56 में सन 1856 में तोपेखाने का मुख्यालय जो है कोलकाता से मेरठ हस्तांतरित किया गया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया गया। तो याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी के समय में क्या हुआ कि तोपेखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ आया। ये क्वेश्चन है पीसीएस में। और सेना का जो मुख्यालय था वह शिमला में स्थापित कर दिया गया। फिर देखते हैं कि शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 में गुड डिस्पैच लागू किया। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुड डिस्पैच लागू करने वाला कौन है? तो डलहौजी है। कब? तो 1854 में। देखते हैं लागू किया। इसके अनुसार जिलों में जो है एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज तथा 1857 में तीन प्रेसिडेंटियां। कब? 1857 में तीन प्रेसिडेंटियां। कौन सा? कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और साथ ही प्रत्येक प्रदेशों में एक शिक्षा निर्देशक नियुक्त किया गया। तो याद रहेगा कि डलहौजी ने जो है गुड डिस्पैच लाया और शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया। तीनों प्रदेश प्रेसिडेंसी थी, कोलकाता, मद्रास, मुंबई में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना ही करवाया। फिर देखते हैं डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। ये बेहद इजी क्वेश्चन है और सबको याद भी रहता है। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं और भी विशेषता को। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही लिखा हुआ है। सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो याद रखेंगे भारत में पहली बार जो है डाक टिकट का प्रचलन जो हुआ डलहौजी लोड किए थे। ठीक, इसने कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार सेवा शुरू करवाई थी। याद रख लेंगे। इसने जो है शिमला में ग्रीष्मकालीन राजधानी, पूछा जाता है कि डलहौजी का जो ग्रीष्मकालीन राजधानी था वो कहाँ था? तो वो शिमला में था। याद रखेंगे शिमला में था। इसी के समय में भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगी परीक्षा शुरू हुई एवं लोकसभा विभाग की स्थापना हुई। याद रख लेंगे
कि इसी के समय में डलहौजी के समय में ही जो है भारत में भारतीय नागरिक सेवा, जिसे अभी हम क्या कहते हैं, यूपीएससी कहते हैं ना, वही चीज़ है। पहली बार जो है वो प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई और कल एवं लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का प्रयास किया। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो नर बलि प्रथा को रोकने का प्रयास डलहौजी ने किया। डलहौजी ने भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया एवं कराची, कलकत्ता व मुंबई के बंदरगाहों को आधुनिक बनाने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं। धारा 90 के तहत ईसाई धर्म को स्वीकार करने वाले पैतृक संपत्ति में अधिकार घोषित किया डलहौजी ने। आगे बढ़ते हैं। डलहौजी की विशेषता है कि डलहौजी ने प्रसिद्ध जो है व्यक्तिगत सिद्धांत, ये बिल्कुल याद रखेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत की, जिसके तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए राज्य थे सतारा 1848 में, संभलपुर 39 में, बघाट 50 में, उदयपुर 52 में, झांसी 1953, बिल्कुल याद रखेंगे कि डलहौजी ने झांसी को 1953 में मिलाया, और सतारा 1948 याद रख लेंगे। नागपुर करौली कोर्ट ऑफ डायरेक्ट से इसे मंजूरी कर दिया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि याद रखेंगे, डलहौजी ने जो है प्रसिद्ध व्यक्तिगत सिद्धांत दिया, सतारा को 1948 में, झांसी को 1953 में हड़पा था। बस इतना है। अब आ रहे हैं लॉर्ड कैनिंग के ऊपर। बेहद इंपॉर्टेंट, ये भी वायसराय रहे हैं, और इनके मतलब कि इनका जो कार्यकाल है वो 1856 से लेके 64 के बीच में। तो याद रखेंगे कि जो कैनिंग थे उनका कार्यकाल 1856 से 64 के बीच में है। चलिए इनकी विशेषता पढ़ते हैं। पहला विशेषता है कि यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। तो याद रख लेंगे, जो लॉर्ड कैनिंग है वो अंतिम गवर्नर जनरल है और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त किए हुए प्रथम वायसराय। इनका पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं कि भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे जो है ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया था। तो कब आ गया था? तो कैनिंग के समय में भारत का जो शासन है कंपनी से के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया था। ये लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ। और देखते हैं, कैनिंग ने जो है 500 रुपये से अधिक आय पर आयकर लगाया और आयात पर 10% एवं निर्यात पर 4% कर निश्चित किया। आगे बढ़ते हैं कि मैकाले द्वारा प्राप्त, ऐसे रखती हूँ मैकाले द्वारा जो है आरोपित दंड संहिता 1858 में कानून बना दिया गया और सन 1859 में अपराध संहिता लागू किया गया। याद रखेंगे कि लॉर्ड कैनिंग के समय में जो है वो दंड संहिता बनाया गया 1858 में, और 1859 में अपराध सहित लागू हुआ। ठीक है, अपराध संहिता लागू हुआ। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 1860 में मैकाले द्वारा तैयार किया गया भारतीय दंड संहिता, जिसे आईपीसी, तथा 1861 फौजदारी विधिक संहिता का निर्माण हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय में। आगे बढ़ते हैं कि इसी के समय में कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ। फिर देखते हैं कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी समय पारित किया गया तथा धारा 15 के द्वारा विधवाओं को विवाह का वैधानिक अधिकार दिया गया। आपको पता है कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह जो है वो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ, विद्यासागर ने किया था उन्हें। आगे देखते हैं 1858 का एक्ट पारित किया गया एवं महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री घोषित। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखेंगे कि लॉर्ड कैनिंग के समय में जो है 1858 का एक्ट पारित किया गया और महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया 1858 में, और लॉर्ड कैनिंग के समय में। याद रखेंगे 1857 में मुंबई, कलकत्ता, मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। कब? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। आगे देखते हैं 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया एवं भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग के समय में जो है 1861 उच्च न्यायालय 1861 के तहत कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की स्थापना की गई। ये कब हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय में। आगे बढ़ते हैं लॉर्ड लॉर्ड जॉरेंस, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर कुछ होगा इम्पोर्टेंट तो मैं बता दूंगी। बुलकेन नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं। आगे चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। लॉर्ड मियो के बारे में याद करते हैं। ठीक, थोड़ा सा देख लेते हैं लॉर्ड मियो की कि लॉर्ड मियो जो है वो कब है? 1869 से 72 के बीच में है। 3 साल का इनका कार्यकाल है। देखते हैं क्या है कि भारत में जो है, सॉरी मुझसे ही माइक बंद हो जाता है। तो देखते हैं कि भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक मियो को माना जाता है। याद रख लेंगे कि जो भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण हुआ उनके जनक कौन है? मियो है। ठीक,
इसे अजमेर में मियो कॉलेज की अजमेर में जो है मियो ने लॉर्ड मियो ने जो है वो अजमेर में मियो कॉलेज की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा हुआ है तो याद रख लेंगे। फिर देखते हैं कि इसके समय में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना हुई। किसके समय में? तो लॉर्ड जो मियो थे ना, लॉर्ड मियो के समय में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना हुई। बताइएगा कि किस दिन जो है सर्वेक्षण दिवस मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा। देखते हैं कि 1871 में भारत का प्रथम जनगणना जो है इसी के समय में हुआ। लॉर्ड मियो के समय में 1871 में भारत में प्रथम जनगणना इसी समय में हुआ। फिर देखते हैं कि 1872 में एक कृषि विभाग की स्थापना लॉर्ड मियो ने की। एक बेहद इंपॉर्टेंट है कि मियो की हत्या इनके कार्यकाल के दौरान ही अंडमान निकोबार में एक अफगान द्वारा कर दिया गया था। पूछा जाता है कि किस वायसराय का जो हत्या है उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो वो लॉर्ड मियो ही थे जिनका हत्या कार्यकाल के दौरान हुआ और अंडमान निकोबार में एक अफगान के द्वारा कर दिए गए थे। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मियो के। याद रख लें क्या प्रथम जनगणना इन्हीं के समय में हुआ। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण हुआ, अजमेर में मियो कॉलेज हुआ, फिर 1872 में कृषि विभाग और उनकी हत्या कार्यकाल के दौरान अंडमान निकोबार में एक अफगान के द्वारा कर दी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। और देखते हैं जो भी ये थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको पढ़ ही देती हूँ। लॉर्ड नर्थबंग ऐसा कहीं पूछा नहीं गया है। चलिए तो रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिटन को पढ़ते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लिटन से क्वेश्चन देखे होंगे। तो लिटन को पढ़ते हैं हम कि लॉर्ड लिटन जो है वो 1876 से 80 के बीच में रहे। कब? 1876 से 80, 4 साल याद रख लेंगे। लॉर्ड लिटन देखते हैं, यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार था। लिटन कौन था? तो वो उपन्यासकार था, निबंध लेखन था, साहित्यकार था लिटन। आगे बढ़ते हैं। साहित्यिकता के लिए उन्हें ओवन मेरिट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ याद रखेंगे। ओवन मेरेडिथ के नाम से कौन जाते हैं? लिटिन को जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। इसके समय में मुंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत में भयानक अकाल पड़ा था। किनके समय में? तो लॉर्ड लिटिन के समय में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लॉर्ड लिटिन के समय में भयानक अकाल पकड़ा। ठीक है, भयानक अकाल पड़ा था। इसने जो है रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की गठन किया था। किसने? लॉर्ड लिटिन। आगे बढ़ते हैं और भी लॉर्ड लिटन की विशेषता देखते हैं। तो लिटन ने जो 1870 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया जिसमें महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि प्रदान की। याद रखेंगे कि महारानी विक्टोरिया को जो केसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई है वो दिल्ली दरबार में की गई है। कब की गई है? तो 1877 में की गई है। और किनके कार्यकाल में? तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। याद है, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में जो है दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन हुआ और महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे। लिटन के समय में कि भारतीय जनपद सेवा सम्मिलित होने के लिए भारतीय आयु को जो है भारतीयों की आयु जो है सेवा में अगर जाना है तो भारतीयों की आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कौन किए थे? लिटन किए थे। 21 से घटाकर 19 वर्ष लिटन किए। आगे चलते हैं कि लिटन ने जो है प्रेस पर प्रतिबंध लगाने हेतु 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रख लेंगे। लिटन के समय में लिटन ने क्या किया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया 1878 में। कब? 1878 में किया कि प्रेस पर हम प्रतिबंध लगाएंगे, इसीलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया लिटन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 1878 में भारत शस्त्रागार अधिनियम पारित किया गया जिसके तहत कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस से के शस्त्र धारण नहीं कर सकता। तो याद रखेंगे भारतीय सशस्त्र अधिनियम कब आया? तो लिटन के समय में। कब? तो 1878 में आया। फिर तो लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम आंग्ली परिचार महाविद्यालय की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। लिटन के बाद रिपन आते हैं। इनका भी कार्यकाल 4 साल का ही था। वो 76 से 80 थे और ये 80 से 84 है। तो लॉर्ड लिपन याद रखेंगे कि 80 से 84 इनके समय में सन मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। देखिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके समय में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई थी। क्या कराई गई थी? नियमित जनगणना कराने वाले कौन थे? लॉर्ड रिपन। याद रखेंगे रिपन जो है रिपन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाए थे। आगे बढ़ते हैं कि रिपन द्वारा 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम भी लाया गया। याद रखेंगे रिपन ने प्रथम कारखाना अधिनियम लाया। फिर देखते हैं रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों को स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। जो लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था ना 1878 में, उसको लिटन ने मिटा दिया। याद रखेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। आगे चलते हैं। रिपन ने वित्तीय विकेंद्रीकरण नीति का नियमित किया
और अस्थायी स्वशासन की शुरुआत रिपन के कार्यकाल में हुई। याद रखें कि 1882 का बात है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, कल परसों एक एग्जाम हुआ था, यहाँ पे तो पूछा भी गया था कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत रिपन के कार्यकाल में हुई और कब हुई, तो 1882 पूछा हुआ था, तो इसको याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, और भी लिपिन की बातें हैं तो देख लेते हैं, छोड़ेंगे क्यों, ये सब रिपन की बातें हैं तो देखते हैं। ऐसे कर देते थोड़ा सा कि रिपन ने जो है शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया था। तो याद रखेंगे कि रिपन जो थे, रिपन उन्होंने शिक्षा आयोग का गठन किया विलियम हंटर की अध्यक्षता में। आगे बढ़ते हैं, रिपन में देखते हैं, रिपन के समय में है ये कि इसके समय में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्वर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया था। याद रखेंगे जो इल्वर्ट विधेयक है किससे संबंधित है, तो वो रिपन से संबंधित है। किससे संबंधित है, रिपन से संबंधित है। तो यूरोपियों के विरुद्ध था भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोपियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता था। फिर आगे बढ़ते हैं, याद रख लेंगे कि इल्बर्ट बिल किससे है, तो रिपन से संबंधित है। तो देखिए फॉरेंगल नाइटिंगेल, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो फ्लोरेंसन नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। याद रखिएगा, पूछा भी जाता है क्वेश्चन को कि रिपन को जो भारत का उद्धारक किसने कहा है, तो वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा है रिपन को। आगे बढ़ते हैं, रिपन जो है इनके ब्रिटिश शासनकाल में रिपन के शासनकाल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है रिपन के काल को। आगे बढ़ते हैं, डफरिन को पढ़ेंगे कि ये भी इंपॉर्टेंट है। जो कब से रहे हैं डफरिन, 1884 से 88 के बीच में रहे। 85 में तो डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई है ना, तो इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। तो लॉर्ड रिपन क्या हुआ, 84 से 88 के बीच में, ये भी 4 साल रहे हैं। इनकी विशेषता हम पढ़ लेते हैं कि इसके समय में, लॉर्ड डफरिन के समय में, माफी चाहूंगी अगर कुछ गलत बुला जा रहा होगा मुझसे, इसके समय में जो तैंतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ 1885 से 88 में, वर्मा वर्मा को पराजित कर अंतिम रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, ये उतना बेहद इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके कार्यकाल में जो है 1885 में ए ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किसके समय में, डफरिन के समय में। कई बार आप पढ़ भी चुके होंगे। इसके समय में 1885 में बंगाल कृषक अधिनियम, अवध कृषक अधिनियम और पंजाब कृषक अधिनियम लाया गया डफरिन के समय। बस इतनी ही विशेषता थी डफरिन की। अब लॉर्ड लैंसडाउन जो कि 88 से 94 रहे हैं, 6 साल का इनका कार्यकाल है, 88 से 94, 1888। भारत और अफगान के मध्य में सीमा रेखा थी, दुरंत रेखा का निर्धारण किसके समय में, तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। आगे देखते हैं कि इनके समय में 1891 में एज ऑफ कैसेंट एक्ट पारित हुआ, जिसमें यहाँ पे है कि इसके समय में 1891 में एज ऑफ कैसेंट एक्ट पारित हुआ, जिसमें लड़की की विवाह की आयु 12 वर्ष थी। याद रख लेंगे, कहीं पूछा जा सकता है कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट में लड़की की आयु की विवाह कितनी थी, तो 12 वर्ष थे। आगे चलते हैं, इतने तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लेते कि स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। लंच डाउन के बारे में हमने पढ़ा है। एक साथ ही सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था थी, और दूसरी फैक्ट्री एक्ट 1891 में लंच डाउन के समय में आए थे। आगे बढ़ते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 जो है वो लेंसडाउन के समय में आई है। इसके समय में 1893 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएट्स ऑफ अपर इंडिया की स्थापना की गई लॉर्ड लेंसडाउन के समय में। ये तो एलिंगन हम लोग कहीं नहीं पढ़े हैं। अब लॉर्ड कर्जन देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन बनता है वही चीज को देखेंगे। लॉर्ड कर्जन को फटाफट पढ़ लेंगे। देखते हैं लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल क्या है, कि लॉर्ड जो कर्जन है वो 1899 से 1905 के बीच में रहे। खबर है 1899 से 1905 के बीच में लॉर्ड कर्जन है। इनकी विशेषता थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग फटाक से, कि कर्जन के द्वारा 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया गया है। पूछा हुआ क्वेश्चन, जब कोई भी आप जैसे पीटी दीजिएगा ना किसी भी स्टेट लेवल का, तो वो स्टेटमेंट रहता है 1 2 3 करके, ऐसा स्टेटमेंट रहता है, तो उसमें ही पूछा हुआ था कि कर्जन द्वारा 1901 में सर कॉलिन सर्किट मॉनक्रिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया गया था। स्टेटमेंट पढ़ना था, तो देखिए ये सही हो जाता है। फिर देखते हैं कि सन जो 1902 में सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में मुस्लिम पुलिस आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, इनके सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज स्थापित कराया गया था। ये सब कर्जन की विशेषता में बता रही हूँ। फिर देखते हैं कि 1902 में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में महाविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। तो सब याद रखेंगे, महाविद्यालय आयोग,
पुलिस आयोग और एक क्या था, सिंचाई आयोग। तो ये सब कब है, तो ये सब कर्जन के समय में, कब है, कर्जन के समय में सिंचाई आयोग। फिर देखते हैं कि 1900 में एंटी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का भी गठन किया गया था। देखिए कितने आयोगों का गठन हुआ है कर्जन के समय में। तो याद रख लेंगे कि जो है 1900 में एंटमनी मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। फिर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ, कब, कर्जन के समय में, 1904 में। ठीक है, और भी इनकी विशेषता है तो उसको भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनता है, मैंने देखा है, इसीलिए मैं बता। फिर देखते हैं कि कर्जन ने सन 1904 में ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत के लिए भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की। इसके समय में कलकत्ता में जो है विक्टोरियल मेमोरियल हॉल की निर्माण किया गया। तो याद रख लेंगे कि 1904 में ऐतिहासिक इमारतों के लिए उनकी सुरक्षा के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की, कर्जन ने की। फिर आगे बढ़ते हैं कि कर्जन ने 1904 में तिब्बत में कर्नल यंग हसबैंड मिशन भेजा था। फिर देखते हैं इसी के समय में पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि बैंक की स्थापना की गई। कर्जन के समय में 16 अक्टूबर 1905 का बंगाल विभाजन किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 16 अक्टूबर 1905 का जो बंगाल विभाजन वो कर्जन के समय में किया गया, जिसे बंगाल के शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये कर्जन के इंपॉर्टेंट थे। गोखले ने कर्जन की तुलना औरंगजेब से की है, तो भी याद रख लेंगे कि गोखले ने जो है वो कर्जन की तुलना औरंगजेब से की है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर में ये क्या लिखा हुआ कि 1909 में मार्लम मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया है, जिसके माध्यम से मुसलमानों के लिए पृथक क्षेत्र की व्यवस्था की गई। तो ये याद रख लेंगे, ये कब हो, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में हो, जो कि 1905 से 1910 के बीच में रहे। अब आते हैं हार्डिंग, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट ही है, कई बार इनसे क्वेश्चन आता है। तो हार्डिंग दूत याद रख लें कब रहे हैं, 1910 से 16। इनका कार्यकाल बिल्कुल याद रखेंगे, 1910 से 16। हार्डिंग के समय में 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन के राजा जॉर्ज प्रथम का भारत आगमन हुआ। याद रख लेंगे कब, 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज प्रथम आए। सन 1911 में भारत की जो राजधानी है कलकत्ता से हस्तांतरित करने की घोषणा की गई और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को राजधानी बनाया गया। तो ये जो है लॉर्ड हार्डिंग की द्वितीय की विशेषता है कि जो है 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को राजधानी बना दिया गया भारत का। फिर देखते हैं कि 23 दिसंबर 1912 को हार्डिंग को दिल्ली प्रवेश के समय उस पर बम फेंका गया। आगे देखते हैं मदन मोहन मालवीय के दौरान 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की गई और सन 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। तो ये हार्डिंग की विशेषता थी, याद रख लेंगे कि उन्हें लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। कहीं भी स्टेटमेंट में पूछ सकता है। अब जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड बिल्कुल देख लेंगे हम, कुछ ही बचा हुआ तो इसको खत्म ही करके जाएंगे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो कि 1916 से 1921 के बीच में रहे, इनका कार्यकाल बेहद इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। देखते हैं तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय में हुआ, जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ेंगे। देखते हैं 1916 में पूसा में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, याद रख लेंगे। एपीसी एसपी सिन्हा गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय थे, जिनकी नियुक्ति बिहार के गवर्नर के पद पर हुई थी, किनके कार्यकाल में, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। आगे बढ़ते हैं कि इनके कार्यकाल में ही अप्रैल 1919 में रोलेट एक्ट का गठन हुआ, याद रख लेंगे। रोलेट एक्ट कब आया, चेम्सफोर्ड के समय में। 1919 का अधिनियम महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना एवं भारतीय विधानमंडल बजट संबंधित अधिकार जो है वो सब चेम्सफोर्ड की विशेषता है, याद रख लेंगे। लॉर्ड रीडिंग भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि 1921 से 26 याद रखेंगे। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दौरान समूचे भारत में हड़ताल का आयोजन था, ये रीडिंग के समय में हुआ। 1922 में देखेंगे विश्व भारती विश्वविद्यालय का कार्य करना आरंभ हुआ, रीडिंग के समय में ही नागपुर एवं दिल्ली विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। ठीक है, रीडिंग के समय में ही देखेंगे कि 1923 में SCS की परीक्षा दिल्ली एवं लंदन दोनों जगहों पर कराने का, IS है, IS की जो परीक्षा है दिल्ली व लंदन दोनों जगहों पर कराने का निर्णय ले लिया गया रीडिंग के समय में। इरविन को देख लेंगे तो इसके समय में जो है देसी रियासत 1926 से 31 याद रख लेंगे। लॉर्ड इरविन 1926 से 31। इसके समय में देसी रियासतों के संबंध में 1927 में हरकोट बटलर की अध्यक्षता में बटलर समिति का गठन किया गया एवं दिसंबर 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पुलिस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, किनके समय में, तो इरविन के समय में। इसके समय में साइमन कमीशन भारत आया था, तो याद रखेंगे कि भारत में जो साइमन कमीशन का आगमन हुआ इरविन के समय में हुआ। फिर अगर
क्या बोलते 1926 से 31 था, अब 31 से 26 याद रखेंगे। लॉर्ड वेलिंगटन, किसको याद रखेंगे? लॉर्ड वेलिंगटन जो है वो 31 से 26 के बीच में रहे हैं। इनके समय में 1935 का अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया। थोड़ा सा हल्ला हो रहा होगा, माफी चाहूंगी, पर मैं क्या कर सकती हूँ। तो याद रखेंगे लॉर्ड वेलिंगटन के समय में ही, लॉर्ड जो वेलिंगटन है उनके समय में क्या हुआ, तो उनके समय में 1935 का आपको पता हो कि अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इन वेलिंगटन के समय में 1934 में बिहार में भयंकर भूकंप भी आया है, तो ये याद रख लेंगे। फिर वेलिंगटन 1915 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में हिस्सा भी लिया था। इसके समय में 1930 का शारदा एक्ट पारित हुआ, जिसमें लड़कियों की जो विवाह की आयु है 14 और लड़कों की 18 कर दी गई। तो याद है, ये सब वेलिंगटन की विशेषता थी। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड लिंथिंगो पढ़ेंगे, जो कि 1926 से 43 के बीच में, बहुत बड़ा इनका कार्यकाल है, 26 से 43। इसके समय में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लॉर्ड लिंथिंगो के समय में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जो कि 1939 से 45 की शुरुआत हुई थी। ब्रिटिश सरकार में भारतीयों से पूछे बिना भारत में युद्ध शामिल कर दिया गया था, जिसके कारण कांग्रेस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, जिसे मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। क्या क्या? मुस्लिम लीग ने जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ठीक, 1942 में अगस्त प्रस्ताव इन्हीं के समय में पारित हुआ। तो लॉर्ड लेंथिंगो की विशेषता थी कि ये 1936 से 43 तक रहे हैं, और अगस्त प्रस्ताव इन्हीं के समय में आया है। और ये याद रखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध पूछा जाता है, जहाँ क्वेश्चन बनता है मैं बता देती हूँ। अब आते हैं लॉर्ड वेवले, जो कि 1944 से 47 के बीच में रहे हैं। इसके समय में राजनीतिक समाधान के लिए शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो लॉर्ड वेवले में पूछा भी जाता है कि शिमला सम्मेलन का आयोजन का संबंध किससे है, तो लॉर्ड वेवले से है। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन जो है इन्हीं के समय में हुआ। वेवले के समय में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया। इनके समय में प्रमुख विद्रोह नौ सैनिक विद्रोह हुआ। ठीक है, लॉर्ड माउंट ये देखते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन पढ़ लेते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि मार्च 1947-48 में रहे, यह जो है ब्रिटिश भारत का अंतिम एवं स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय था। क्या था? ब्रिटिश भारत का अंतिम और स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय था। इनके शासनकाल में ही भारत स्वतंत्र हुआ। लॉर्ड मेंटन के समय में एवं भारत और पाकिस्तान नामक दो राष्ट्रों की घोषणा हुई। स्वतंत्रता भारत के प्रथम एवं अंतिम जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय वायसराय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, सारे वायसराय हम लोग ने कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग चाहेंगे तो इसको भी देख लेंगे। जैसे कि मैं पढ़ ही देती हूँ कि शिशु वध प्रतिबंध कब हुआ, तो लॉर्ड जो वो जनरल वेलीजेली थे उनके समय में हुआ। शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था 1885 में, नियम जो है वो 21 के तहत। फिर देखते हैं सती प्रथा, थोड़ा सा बड़ा करके मैं समझा ही देती हूँ। सती प्रथा प्रतिबंध 1829, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में सती प्रथा पर पुनः प्रतिबंध और 1829 के नियम 17 के तहत किया गया। फिर आगे बढ़ती हूँ, दास प्रथा देखेंगे। दास प्रथा पर 1943 में लॉर्ड एलिवेरो ने किया था। 1833 की चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंध कर दिया गया था। आगे देखते हैं कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856, लॉर्ड कैनिंग इस समय से थे। विधवा विवाह की अनुमति थी। नेगेटिव मैरिज एक्ट, इससे भी क्वेश्चन रहता है। तो नेगेटिव जो मैरिज एक्ट है 1872 का, लॉर्ड नॉर्थने के समय में अंतरजातीय विवाह से संबंधित था। फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते, इतने तक है। फिर है कि एक्ट ऑफ, जैसे एज ऑफ एक्ट करंट मैंने बताया था लेंसडाउन के समय में था, जिसमें लड़कियों की विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। फिर सारदा एक्ट, जो कि 1930 में इरवन के समय में था, विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष। तो ये इंपॉर्टेंट वाइसराय थे जो मैंने करवा दिया। पहला पार्ट भी आप देख लेंगे और इसको देख लेंगे ना, आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें वही बताया गया जो एग्जाम में पूछा जाता है, पॉइंट बना बना के इसी तरह से दिया हुआ। तो आपको सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और जो आपको पढ़ना होगा वो कमेंट्स कर सकते हैं, मैं पढ़ा दूँगी। थैंक यू साथियों।